नोक झोंक सारा दिन लगी रहती थी, लेकिन जब से मेरी सास की अचानक से मौत हुई थी, मेरे ससुर शायद घबरा गए थे। पहले तो चुप चुप से रहने लगे, फिर उन्हें हल्का हल्का बुखार भी रहने लगा। हम दोनों मियाँ बीवी फिक्रमंद से हो गए। एक दिन मैं और मेरे शौहर ससुर के कमरे में गए। वो अब भी एक एल्बम देखे आंसू बहा रहे थे। मैंने एक ठंडी आह भरी। बेशक उस सास से लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन उनसे मोहब्बत भी बहुत करते थे, इसीलिए उनकी एल्बम में तस्वीर देखकर यूं रो रहे थे। मेरे शौहर ने वालिद का हाथ थामकर खूब तसल्ली दी और उनसे ये भी कहा कि उन्हें कोई भी ख्वाहिश हो तो वो बिला झिझक हमसे कह दें। उन्होंने नम आंखों से कहा कि मुझे उम्रे पर जाना है। मुझे लगा ससुर साहब अपनी तबीयत की खराबी से डर गए हैं, इसलिए अल्लाह के घर जाकर सुकून पाना चाहते हैं। जब मैंने अपने शौहर को ये बात समझाई तो वो भी सोच में डूब गए। कुछ दिन सोच विचार में गुजरे और मेरे ससुर इन चंद दिनों में मजीद कुमला गए। उन्हें हर हाल में उम्रे पर जाना था, लेकिन वो बीमार और कमजोर भी बहुत हो चुके थे। जरा सा चलते थे तो सांस फूलने लगता था। अचानक मेरे शौहर को मेरा ख्याल आया तो मुझसे दरख्वास्त करने लगे कि उनके अब्बा जी के साथ मैं उम्रे पर जाऊं और उनके अब्बा जी का ख्याल रखूं। मुझे और क्या चाहिए था। मुझे इस बहाने उम्रे की सादत नसीब हो रही थी और मैं पहले कभी उम्रे पर गई भी नहीं थी। मैं खुशी खुशी मान गई। सोचा बुजुर्ग बंदा है, मुझे उम्रे का भी सवाब मिलेगा और अब्बा जी की खिदमत का भी। मगर मुझे हैरत का झटका लगा जब मेरे ससुर मेरे साथ जाने का सुनकर मुझे अपने साथ ले जाने पर ना माने। मगर फिर मेरे शौहर ने साफ मना कर दिया कि वो उन्हें अकेला नहीं भेज सकते। पहले तो ससुर मेरे मियाँ से नाराज होकर अपने कमरे में चले गए, लेकिन फिर मेरे शौहर के समझाने पर वो मान गए और हम दोनों तैयारी बांध कर सफर पर रवाना हुए। मैं बहुत खुश थी, मगर न जाने क्यों मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर जो यहाँ आते हुए सफर के दौरान इतने पुरजोश थे, वो यहाँ आते ही कुछ बेचैन से रहने लगे थे। मेरे शौहर ने मक्का होटल में हमारे लिए एक बेहतरीन कमरा बुक करवाया हुआ था, लेकिन मेरे ससुर को जब मालूम हुआ कि मेरा और उनका कमरा एक ही है तो मुझसे झगड़ने लगे। कहने लगे मैं अलग कमरे में रहूंगा। मैंने कहा अब्बा जी मैं आपकी बेटी ही हूँ, फिर कमरा बहुत बड़ा है और इस बड़े कमरे में ही एक दूसरा छोटा कमरा भी मौजूद है। मैं वहां जाकर सो जाया करूंगी, आप अकेले कमरे में कैसे रहेंगे? दवाएं तक तो आपको पता नहीं है कि कब कौन सी खानी है, वो भी मैं ही देती हूँ। मेरी बात शायद उनके दिमाग में आ चुकी थी। पहली रात तो हम दोनों बुरी तरह थके हुए थे, तभी जल्दी सो गए। मगर मेरे ससुर साहब पूरी रात करवटें ही बदलते रहे। अगले रोज भी ससुर साहब सुस्ती से कमरे में पड़े रहे। मैंने उनका ख्याल रखने के गर्ज से उनके साथ रहना चाहा तो वो मुझसे खींचे खींचे से रहने लगे। मैंने इस बात को उनकी तबीयत की खराबी समझा, मगर मैं उनकी तबीयत की नासाजी का सोचकर ही घबरा रही थी। मुझे खौफ था कि इन्हें कुछ हो गया तो मेरे शौहर मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं अपने ससुर की खिदमत करना चाहती थी, मगर वो यहाँ आकर बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। उन्होंने मुझे सख्ती से जाने का कह दिया था। मैं बेकरार सी सारा दिन ससुर के गिर्द घूमती रही। रात हुई तो मैं थक कर अपनी जगह पर लेट गई, मगर अचानक मेरे ससुर ने मुझे ऐसी बात की कि मेरे होश उड़ गए। मेरे ससुर ने मुझे अचानक कमरे से निकल जाने का कहा। मैं परेशान हो गई कि आधी रात को मैं बाहर कहाँ जाऊंगी। मैंने परेशान होकर ससुर से ये बात की तो वो उल्टा मुझे मशवरा देने लगे कि मैं लॉबी में जाकर आराम करूं। मैं परेशान हो गई। इस अनजान जगह में मुझे अकेले लॉबी में जाकर रात गुजारने से घबराहट हो रही थी, मगर ससुर साहब मुझे रुकने ही नहीं दे रहे थे। उनकी जिद पर मुझे बाहर निकलना पड़ा। मुझे रात के इस पहर कमरे से निकलकर बड़ा अजीब लग रहा था। सभी लोग अपने कमरों में थे और मैं अकेली कॉरिडोर में चहल कदमी कर रही थी कि अचानक से मुझे ख्याल है कि मैं मैनेजर से पूछती हूँ, शायद कोई कमरा उसके पास खाली हो तो कम से कम मैं रात गुजार लूँ। सुबह शौहर को फोन करके बताऊंगी। मैंने होटल मैनेजर से राब्ता किया और उसको अपनी परेशानी बताई। रात के वक्त मैं दूसरे कमरे का इंतजाम भी नहीं करवा सकती थी, क्योंकि मैं ज्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहती थी। मैनेजर ने मेरी बात सुनकर मेरी मदद की और मुझे कहा कि मैं आज रात उसके कमरे में सो जाऊं। कुछ देर सोचती रही और फिर मैं मान गई, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं मैनेजर के साथ वाली लॉबी में ही एक कमरे में मैनेजर ने मुझे जगह दे दी। ये कमरा मैनेजर के इस्तेमाल में था, मगर वो रात के वक्त अपना फर्ज सरअंजाम देता था और सब फारिग होकर उसके कमरे में आराम करने आता था। कहने लगा उसका कमरा रात भर खाली ही होता है। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते उसे यकीन दिलाया कि मैं सुबह होते ही अपना इंतजाम कर लूंगी और उसका कमरा फारिग कर दूंगी। वो सर हिलाकर चला गया, मगर मैं चाहकर भी किसी गैर मर्द के इस्तेमाल में रहने वाला कमरा इस्तेमाल करके इत्मीनान महसूस नहीं कर पा रही थी। मैं थकी हुई थी, इसीलिए गुनूदगी में जा रही थी, मगर फिर भी सो नहीं पा रही थी। थोड़ी सी आंख लगी, फिर अचानक से मेरी आंख खुल गई। जो मंजर मैंने देखा, हैरत के मारे मैं हक्का पक्का रह गई। मेरी शादी बहुत खाते पीते घराने में हुई थी। ससुराल में मेरे शौहर के अलावा सिर्फ एक ससुर थे। मेरी सास का इंतकाल बहुत साल पहले हो गया था। मेरे ससुर सेहतमंद और हट्टे कट्टे मर्द थे। उनकी जिंदगी की अपनी मसरूफियात थी। मेरे शौहर और ससुर का अपना अपना कारोबार था, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे के मोहताज न थे।
घर में खुशहाली और पैसे की रेल पेल थी। मेरी शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर गुमसुम और अकेले रहने लगे थे। मैंने जब इस बात का जिक्र अपने शौहर से किया तो वो लापरवाही से बोले कि उनके वालिद हमेशा से ही तन्हाई पसंद है, उन्हें तन्हा रहने से कोई मसला नहीं होता। मगर मुझे यकीन था कि मेरे ससुर अब तन्हाई से तंग आ चुके हैं। उनकी जो उम्र थी उसमें सहारा बहुत जरूरी होता है और मैं ये बात अच्छी तरह समझ रही थी। मैंने अपने ससुर को वक्त देने की कोशिश की तो वो मुझसे घुलने मिलने लगे, मगर अब भी अक्सर वो मुझसे बेजारी का इजहार करके अकेले ही कमरे में जाकर बंद हो जाते। मुझे अपने ससुर साहब को देखकर दुख होता था। मैंने कोशिश की कि मेरे शौहर अपने वालिद साहब को वक्त दें, उनका ख्याल किया करें, मगर मेरे शौहर उल्टा अपनी मसरूफियात का रोना रोने लगते थे। मुझे इन दोनों बाप बेटों पर हैरत होती थी। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मगन थे। मैं खानदान को जोड़कर रखने वाली लड़की थी। मैंने हमेशा अपने घर वालों को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखने की कोशिश की। मैं अपने ससुर को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाती। मैं चाहती थी कि हमारा घर भी मेरे मायके वालों की तरह सब घुल मिल कर रहे। मेरे शौहर और ससुर रोजाना साथ बैठकर बातें करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। मैं जानती थी कि बेटी की तवज्जो मेरे ससुर की जरूरत है, मगर मेरे शौहर इस बात को समझने से गुरेजा थे। मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। मगर उन्हीं दिनों अचानक मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई। मैं और मेरे शौहर उनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। हम दोनों बुरी तरह घबरा गए। डॉक्टर ने मेरे शौहर को मजीद बताया कि ससुर साहब की हालत ऐसी रही तो उन्हें दिल का मर्ज होने का भी खतरा है। मेरे शौहर पहली मर्तबा अपने अब्बा जी के लिए इतना परेशान हुए थे। फितरी तौर पर मेरे शौहर का दिल डर गया था। पहली मर्तबा वो अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर अपने अब्बा जी को तवज्जो देने लगे थे, मगर ससुराल को तो जैसे चुप ही लग गई थी। मेरे शौहर और पूरा वक्त देने की कोशिश करते, मगर वो संभल ही नहीं रहे थे। अभी मेरे शौहर और मेरे ससुर साहब का ख्याल रखने का कुछ मजीद सोचते कि मेरे ससुर साहब ने उम्रे की ठान ली। ससुर की तबीयत ऐसी नहीं थी कि उन्हें अकेला भेजा जाता। मेरे शौहर ने बहुत कोशिश की कि जब तक उन्हें मसरूफियात से कुछ वक्त नहीं मिलता ससुर साहब कुछ इंतजार कर लें, मगर ससुर की जिद थी कि वो जल्द अज जल्द उम्रे पर जाना चाहते हैं। मेरे शौहर उनकी हालत से डर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अब्बा जी के साथ भेजने का फैसला किया। मैं इस बात पर खुश थी क्योंकि मेरे शौहर और ससुर ने पहले भी हज किया हुआ था। अब मेरे नसीब में भी ससुर साहब की वजह से अल्लाह का घर देखना लिखा जा चुका था। मैंने खुशी खुशी अपनी तैयारी बांध ली, मगर मेरे ससुर मेरे साथ जाने का सुनकर इनकार करने लगे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। उन्होंने मुझे भी बुलाकर यही समझाया और इत्मीनान दिलाया कि वो अब ठीक है और उन्हें अकेले सफर करने में कोई मसला नहीं। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं अपने शौहर के साथ फिर कभी उम्रे पर चली जाऊं। वो अकेले सफर करने के आदी हैं और अब भी आसानी से जा सकते हैं। मैंने अपने ससुर को यकीन दिलाया कि मैं अपनी खुशी से उनके साथ जा रही हूँ। मेरे लिए तो ये सादत की बात थी। मेरी खुशी और फर्माबरदारी ने भी मेरे ससुर को खुश नहीं किया था, मगर मेरे शौहर ने साफ अल्फाज में कहते थे कि अगर वो मेरे साथ जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, वरना मेरे शौहर उन्हें अकेले नहीं जाने देंगे। मेरे शौहर की धमकी पर मेरे ससुर को खामोश होना पड़ा और यूं मैं अपने ससुर के साथ उम्रे पर चली आई। मगर यहाँ आकर मेरे ससुर ने अजीब रवैया रखा हुआ था। वो मुझसे दूर दूर रहते और दूसरी रात तो उन्होंने हद ही कर दी। आधी रात को मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरी परेशानी पर मुझे लॉबी में रात गुजारने का कह दिया। मैं घबरा कर मैनेजर के पास पहुंची तो उस भले इंसान ने मेरी मदद की और मैं रात के लिए उस कमरे में रुक गई थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही अपने शौहर को कॉल करके ससुर का रवैया बताऊंगी और अपने लिए अलग कमरा बुक करवाने का कहूंगी। मगर उस रात मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ हुआ था जिससे मेरी आंखें पूरी तरह से खोल दी थी। उस रात में जब सोने में नाकाम हुई तो उठकर बैठ गई। मुझे किसी अनजान मर्द के कमरे में डर लग रहा था। मैंने सोचा कि अभी अपने शौहर को कॉल मिलाकर उनसे बात कर लूं, मगर मेरा मोबाइल तो मेरे कमरे में रह चुका था। जल्दी में मैं अपना मोबाइल नहीं ले पाई थी। मैंने सोचा मेरे ससुर अब तक सो चुके होंगे तो मैं खामोशी से जाकर अपना मोबाइल उठा लूंगी। मैं उठकर मैनेजर के कमरे से निकली और दबे पांव अपने ससुर के कमरे की तरफ बढ़ गई। मगर जब मैंने अपने ससुर के कमरे का दरवाजा बजाने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा कुछ खुला हुआ था, जैसे कोई जल्दी में दरवाजा बंद करना भूल गया हो। मैंने अंदर कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई। मैं हक्का बक्का से सामने अपने ससुर को देख रही थी। हैरत के मारे मेरे मुंह से बेसाख्ता पुकार निकली। मेरी आवाज पर मेरे ससुर ने चौंक कर दरवाजे की समत देखा और वहां मुझे पाकर वो बुरी तरह घबरा गए। वहां कमरे में मेरे ससुर के साथ कोई जवान औरत मौजूद थी। वो औरत भी मुझे देखकर घबरा कर खड़ी हो गई। मैं साकित से अपने ससुर और उनके साथ मौजूद औरत को देख रही थी। मैंने अपने ससुर को देखते हुए हैरत से कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे निकलेंगे। मैं तो वाकई में शरीफुल नफ्स और लिए दिए रखने वाला इंसान समझती थी। वो इतनी अच्छी जगह पर ये शौक पूरे कर रहे थे।
میری بے یقینی پر میرے سسر نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور غصے سے مجھے ٹوک کر بتایا کہ وہ کوئی ایسا ویسا شوق نہیں رکھتے۔ وہاں میرے سسر نے جو حقیقت مجھے بتائی مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے۔ میرے سسر نے بتایا کہ وہ عورت کوئی انجان نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے۔ میں اس انکشاف پر گنگ ہو گئی۔ میرے سسر نے بھلا شادی کب کی تھی اور ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا؟ تب میرے سسر نے مجھے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے اپنے کاروبار کے معاملات میں سعودی آتے رہتے تھے۔ وہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد خود کو تنہا محسوس کرتے تھے، اسی لیے ہر وقت مصروف رہتے۔ میرے شوہر ان کے اکلوتے بیٹے تھے اور وہ تنہا پسند تھے۔ شروع سے وہ اکیلے اور ایک دائرے میں بن رہے۔ پہلے تعلیم کے سلسلے میں وہ الگ تھلگ رہتے تھے، اس کے بعد کاروبار میں ہاتھ ڈالا تو دن رات محنت کرتے ہوئے وہ خود کو بھی بھول بیٹھے۔ میرے سسر نے جب دبے الفاظ میں بیٹے کو اپنی شادی کا بتایا تو ہمیشہ الگ تھلگ اور اکیلے رہنے والے میرے شوہر نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے والد ان کی ماں کی جگہ کسی دوسری عورت کو دیں۔ میرے شوہر کی ناراضگی کے خوف سے میرے سسر نے اپنی خواہش اپنے اندر دبا لی، مگر کاروباری سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنے کے دوران میرے سسر کو سعودیہ میں وہ عورت ملی تھی۔ وہ عورت بھی تنہا اور بے سہارا تھی۔ ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی تھی اور اب وہ خود نوکری کر کے زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہی تھی۔ میرے سسر ان سے ملے تو انہیں سہارا دینے کے لیے اور اپنی تنہائی بانٹنے کے لیے، اسی خیال سے میرے سسر نے اپنے بیٹے سے چھپ کر ان سے نکاح کر لیا۔ وہ اکثر کاروباری دورے کے نام پر اپنی بیوی سے ملنے جاتے تھے اور چند ماہ ان کے ساتھ گزار کر پاکستان لوٹ آتے تھے۔ اس بار بھی وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہیں عمرے کا بہانہ کرنا پڑا تھا، مگر جب میرے شوہر نے مجھے ساتھ بھیجا تو وہ پریشان ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا سچ جان کر ان سے بدزن ہو جائے اور ان سے قطع تعلق کر لے۔ میں نے سچ جان کر اپنے سسر کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور عمرے سے واپس آتے ہی اپنے شوہر کو سسر صاحب کی تنہائی کا احساس دلایا۔ میرے ہر وقت سمجھانے پر میرے شوہر ان کی شادی کرنے پر مان گئے اور یوں میرے سسر نے اپنی بیوی کو پاکستان بلا لیا۔